तो पहली बात तो कल मैंने काम दिया था, मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने भी काम किया है। आँख तुम्हारे से ना, तो मैंने कितने क्वेश्चन सही हुए? सर मेरे पहले में तो हुए हैं 11 सही, कितने में से? 5 गलत हुए। क्यों 5 क्यों गलत हो गए? अरे तो वो तो 24 क्वेश्चन है। सर वो कौन सी क्लास के दिल? और नहीं आ रहे थे क्वेश्चन। पहले में 24 है और तो मेरे 5 गलत हुए उसमें। दूसरे चैप्टर में ना हाँ, वो तो 14 क्वेश्चन 21 है। सही होंगे मेरे में फिर। स्कोर कितना रहा था? उसमें 5 गलत आ रहे थे पहले। नंबर बताना तुम। वो तो मैं इसमें तुम्हें ही क्या था। बताया था? और 5 दूसरे वाले में 3 गलत हैं। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, अब सब छोड़ो। पृथ्वी की गति है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण, ठीक है। ध्यान से समझना, इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पहले, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये चीज़ याद रखना। जो अपना अक्ष होता है, याद करो कल जो ये अक्ष होता है, अगर इस पे ये रोटेट कर रही है तो ये क्या कहलाएगा? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहलाता है। और ये जब ये सूर्य मान लो ये है, तो और इसके ये चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, तो ये परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से 2-3 क्वेश्चन बने हैं। जो यूपीएससी ने पूछा और आपकी बार में जो क्वेश्चन बना वो इसी चैप्टर से है। अभी मैं बताऊंगा वो 21 जून वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, ठीक है। ये छोड़ो। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ये वाला देखो, ये रहा, मैं बता रहा था ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना पृथ्वी का जो कक्षीय जो समतल है उससे 66.5 डिग्री का जो बनाता है कोण, और ये 23.5 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, मकर रेखा, ठीक है। अक्सर झुकाव तथा कक्षीय समतल, इसी के कारण दिन रात, अगर तुम्हें पता है अगर ये ऐसे नहीं रहता पृथ्वी तो दिन रात फिर ऐसा होता ही नहीं। फिर ऐसा रहता कि आधे भाग में दिन रहते, आधे भाग में रात ही रहती। तो ये भी याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछी भी है यूपीएससी। अब देखो, ये देखो डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये डायरेक्ट। मैं पहले बता रहा हूँ, डायग्राम जो चित्र दिए हुए हैं यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। घूर्णन क्या होता है? जो अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और जो परिक्रमण करती है उसके कारण ऋतुएं बनती है। समझ में आया? ये चीज़ याद रखना, घूर्णन के कारण बनता है दिन और रात, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ये वाला जो हो गया ये कक्षीय समतल है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, देखो यार यहाँ से प्रकाश सनलाइट मिलती है अपने, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो ये वाला, अब जैसे ये सनलाइट ये रहेगा तो यहाँ पे आधे वाले पार्ट में ही दिन रहेगा। अब तो ध्यान समझना, जब ये ऐसे रोटेट होती जाएगी तो ये वाला दिन यहाँ रात हो जाएगी, यहाँ दिन हो जाएगा, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण। ये किसका है? म्यूट करो अपनी तरफ से, किसका ऑन है म्यूट करो, ऑन है, ठीक है। अब आगे देखो, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिन हो गया, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वर्ष जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। ये रहा, ये जो ये लाइन है ये प्रदीप वर्त है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो अक्ष है इसके साथ नहीं मिलता है। प्रदीप वर्त जो ये देखो, ये प्रदीप वर्त ये होता है, ये वाला, तो ये इसके साथ नहीं मिलता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए 24 घंटे में देखो दिन और रात दोनों हो जाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है, तो इसी को दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट रहती है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। और आज पूरा साइंस, अब देखो मैं बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रहना चाहिए। यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया पिछले 2020 से उठा के देखोगे उसी में। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है घूर्णन। अब ये परिक्रमण का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट परिक्रमण तो मैंने बताया था, इसके कारण ऋतु आती है।
बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ये है सूर्य और इसके जो चारों तरफ कक्षीय जो कर रही है, अर्थ जो रोटेट करती है चारों तरफ, उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब ये मान चलो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ आने में 365 दिन लग जाएंगे, उसको अपन एक ईयर बोलते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहीं से क्वेश्चन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो आपकी बार वाला कॉन्सेप्ट, आपकी बार जो क्वेश्चन आया ना वो आप समझ जाओगे। 2022 में जो क्वेश्चन आया है, फिर एक 2019 में आया था, लगातार देखो 2019, 22, 24। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। मान लो कि सनलाइट यहाँ पे है, अब जब इस वाले पार्ट में अपने को पता है दिन रहेगा, ठीक है, इधर रात रहेगी। ठीक है, अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु रहेगी, तो देखो ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गई। अब सर्दी कब होती है? जब सनलाइट सीधा नहीं पड़ रहा है, स्वाभाविक बात है, तो इस वाले एरिया में क्या रहेगी? सर्दी रहेगी। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे देखो सनलाइट पूरा पड़ रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या रहेगा? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ठीक है, यही उत्तरी आयनात है जो 21 जून की स्थिति बताता है, जो 21 जून का अब की बार भी क्वेश्चन पूछा, 2024 में क्वेश्चन आया है, 22 में आया है और 19 में आया हुआ है। यही है, 21 जून के बारे में ही क्वेश्चन पूछा उसने, डायरेक्ट ये पूछा था 2019 में, तो 22 में भी यही पूछा है, कौन सा पखवाड़ा है, बस वो इतना सा ही पूछा था। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है 21 जून की। ठीक है, तो याद रखना 21 जून में क्या होता है, ये माइंड में रखो। आपकी बार अगर ये चीज़ माइंड में रखते ना तो क्वेश्चन बन जाता। तो मेरे इसी कारण से सही हुआ था क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। एक मिनट रुको, यहीं पे होगी 2024 वाला सर। हाँ, यही क्वेश्चन है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। हाँ रुको एक मिनट में बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, पिछले 4-5 साल में देखो तीसरी बार क्वेश्चन पूछ ही लिया ये, और 6ठी क्लास का है ये। देखो क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश और किन अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक का सूर्य प्रकाश विद्यमान रहेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब पता है अपने को कि यहाँ पे जो है सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है? एक कर्क रेखा होती है। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, तो कर्क रेखा पे रहेगा। ठीक है, तो 4 दिया होता, भूमध्य रेखा दिया था, ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक वर्त है वो। अब देखो 27 बेटा आर्कटिक वर्त तो यहीं होगा, तो ये तो कंफर्म होगा, कर्क रेखा जरूर होगी। तो अपना 2 ही ऑप्शन दिया था, 2 और 4 आंसर आ गया। सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अरे इसी पे ही बेस क्वेश्चन है ये, कहीं दूसरी तीसरी दुनिया से। इसलिए बता रहा हूँ, फालतू कोचिंगों के चक्करों में पढ़ोगे तो फिर कोई बुक फलाना बुक कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी पे एनसीईआरटी अच्छे से काम कर लो, देखो डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अब आगे वो कभी पूछ सकता है, 22 दिसंबर के बारे में पूछ सकता है, 21 मार्च के बारे में, बस यही कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो ऐसे रोटेट, देखो एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। ठीक है, अब ऐसे घूमती घूमती आएगी तो ऑटोमेटिक, अब देखो ध्यान समझना, अब यहाँ पे पहले नॉर्थ पोल में क्या था? गर्मी थी। अब यहाँ पे शरद ऋतु आ गई, तो आपने पता कि 23 सितंबर के बाद में अपन देखो अपन नॉर्थ पोल में आते हैं। अब इंडिया की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 23 सितंबर के बाद में जो है शरद ऋतु आना शुरू हो जाती है, परंतु जो साउथ पोल होता है वहाँ पे वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद में इधर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नॉर्थ पोल देखो बहुत ज़्यादा वो चला गया, देखो सनलाइट पूरा यहीं तक ही है, नॉर्थ पोल में है ही नहीं, तो नॉर्थ पोल में यहाँ पे शीत ऋतु पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी पड़ना लग जाएगी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर जनवरी में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउथ पोल में। तो ये कॉन्सेप्ट ओनली माइंड में रहा तो सारी आप सीख जाओगे, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, दक्षिण है तो ये 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर देखो दिल्ली चाहे कहीं पे देख लो, पूरा नॉर्थ में तो एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ती है। अब 21 मार्च की स्थिति देखो, 21 मार्च की स्थिति है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, वसंत ऋतु रहेगी नॉर्थ में, और दक्षिणी ध्रुव पे देखो ध्यान से रखना, यहाँ पे शरद ऋतु पड़ना शुरू होगी। ठीक है, इसलिए मार्च में वहाँ पे शरद ऋतु पड़ती है और यहाँ पे वसंत ऋतु रहती है।
तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। अब आगे देखो, 4 वर्षों में लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगे अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, तो सना बताओ कब होगा लीप वर्ष? सर ये लीप वर्ष है ना 24? 24 लीप वर्ष है। नहीं रुको, 4 6 24, हाँ और अगला कब 4 आएगा? से डिवाइड है ना सर, अगला 4 कब आएगा? साल बाद आएगा तो बताओ ना कौन सा? 24 4 28 में आएगा। ठीक है, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि प्रति दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। कल जो क्वेश्चन है दीर्घवृत्ताकार, देखो ये बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, ध्यान दीजिए कि प्रति पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देखो ये वाला सब जगह ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने डायरेक्ट। ये नॉर्मली कुछ ही काम करें। आ जाओ अब मैं बता रहा था ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है 21 जून, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे दिया हुआ है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो मैंने बताया था, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जो आपकी बात देखो यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और यही क्वेश्चन था। देखो लाइन टू लाइन क्वेश्चन रिपीट हुआ, लाइन टू लाइन। ये देख लो, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश और किन अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। यही क्वेश्चन है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्ष के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, और सबसे लंबा दिन होगा तो सबाई सी बात है 12 घंटे से ज़्यादा होगा। यही क्वेश्चन पूछा था। तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयनात कहते हैं। और ये पूछा था 2019 में। ये है 6 क्लास के एनसीईआरटी कमाल। अब ऐसे तो तुम पढ़ो फिर जीसी लियोंग पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बता, पहले कमांड एनसीईआरटी पे होनी चाहिए। आप देखो आगे फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि 21 जून पे उसने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे जैसे कर्क रेखा पड़ रही है, यहाँ पे मकर रेखा पड़ रही है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। मैंने बोला था ना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है वहाँ पे। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो ये चीज़ मैं बता रहा था आपको, क्योंकि 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे। तो ये देखो 25 यहाँ पे 22 दिसंबर को वहाँ पे सनलाइट है तो वहाँ पे गर्मी रहेगी। अब बात आती है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्ष पर, याद रखना ये चीज़, इक्वेटर पर पड़ेगी। ठीक है, विषुवत वर्ष पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे ही विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अगला देख लेना। अब छोड़िए वो इस प्रकार स्पष्ट है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करने के लिए। चलो सना बताओ, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ये पहले ही लाइन थी सर 6.5। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए, बताओ। सर परिक्रमण वो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करते हैं, घूर्णन वो जो तो अपने अक्ष के करते हैं। युवराज लीप वर्ष क्या होता है?
मतलब जिसमें मतलब 4 साल में आता है ना एक, जैसे 2024 2028 में आएगा। उसमें क्या होता है उसकी खासियत? 366 डे होता है। उत्तर और दक्षिण आयनात में अंतर बताओ, बताओ। उत्तरी आयनात में जो सूर्य की किरणें होगी वो कर्क रेखा पर लंबवत होगी, और तब उत्तरी आयनात होगा, और जो दक्षिण आयनात के समय जो सूर्य की जो रेखा होगी ना वो मकर रेखा पर लंबवत होगी। ठीक है। नगीना, विश्व क्या है? यदि मैंने अभी बताया था लास्ट में, वैसे क्या इसे याद रहेगा? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है, वही विषुवत। क्या होता है? सूर्य की किरणें जब विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। शिवानी, तुम बताओ। शिवानी क्या होता है किन्नौस? हाँ सर, इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, क्योंकि किसी भी पोलर पे tilted होता है सन, और इक्वेटर पे डायरेक्ट रे फॉल करती है सन की, और 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, अगले का आंसर बताओ शिवानी। Question: Why does southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than the northern hemisphere? हिंदी में क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध निचला हिस्सा है और निचला हिस्सा सूर्य के समान आने में और उत्तरी हिस्सा ऊपर आने में समय अलग अलग लगता है। इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाना। हाँ, रिवॉल्यूशन की वजह से, परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष के कारण अरे एक एक बोलो कोई भी। 6 दिन और रात बनते हैं। घूर्णन परिक्रमण आ गया ना। परिक्रमण होगा सर। ध्यान से पढ़ो। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है, क्यों? परिक्रमण की वजह से तो होता है ना, परिक्रमण में टाइम लगता है 365 दिन का सर, क्योंकि घूर्णन में टाइम नहीं लगता, घूर्णन में दिन और रात बनते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक बार टिल्टेड होता है, जब नेक्स्ट टाइम वो जस्ट अपोजिट होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन के टुवर्ड्स, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। वैशाली, ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? वैशाली कहाँ चली गई? कौन कौन है यहाँ पे? उत्तरी अक्ष के झुके होने के कारण। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? मैं जैसे पूछा वही जवाब देगा। सपना बताओ। सब परिघूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात परिक्रमण होती के है। कारण तो ऋतु बनती है। अक्ष पर झुकती है ना सर ये पृथ्वी, तो जब परिक्रमण का होता है सर तो वो अक्ष पर घूमती भी, तो वो मतलब वो झुकती है। चलो ठीक है। सपना बताओ। झुकनी होने के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए। हाँ, तिरछी, वही। शिवानी बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर, तिरछी के ऊपर सीधी ताकि ना जब पृथ्वी घूम रही होती है, रिवॉल्यूशन प्रतिक्रमण कर रही होती है, तो क्या होता है 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक वो पड़ती है, बोलते सनलाइट। फिर जब वो इधर आती है, दिसंबर का टाइम जब आता है, जब विंटर सॉल्स्टिस आता है, तो 6 महीने तक हेमिस्फीयर में पोल पे पड़ती है 6 महीने। देखो इधर तुम लोग क्या है, तुम लोग कहाँ सोते रहते? देखो इधर ध्यान से देखना ये चीज़। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमेशा दिन ही रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाओगे तब भी देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे सनलाइट है। अब देखो यहाँ पे हमेशा ये 6 महीने दिन रहा, अब यहाँ देखो 6 महीने रात रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग कहाँ सोते रहते हो? इसीलिए मैं बोला था, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। मैं जैसे श्वेता आंसर देगी इसका। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, बताइए श्वेता। परिक्रमण सर। अच्छा ठीक है। अगले का बताओ। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च। 21 मार्च। 21 जून को किस पे पड़ेगी? हाँ सर, 21 जून।
उसका आंसर सही था, गलत करा दिया। उसको पूछ, अरे भाई सुनो इधर, ये देखो विषुवत पे पड़ती है 21 मार्च या 21 सितंबर, ठीक है। 21 जून को पड़ती है कर्क रेखा पे, 22 दिसंबर को पड़ती है मकर रेखा पे हम लोग। चलो सना, गर्मी में किशमिश का पर्व कहाँ मनाया जाता है? सर ऑस्ट्रेलिया। चलो ठीक है। वैशाली, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। ठीक है। चलो अब वैशाली देगी फटाफट जवाब। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या? एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष सर 366 होती है, 4 वर्ष। ठीक है, अगले को बताओ। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कहाँ घूमती है? परिक्रमण। अरे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। दीर्घवृत्ताकार सॉरी सर। चलो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती है? मकर रेखा पे। वो उठा के फेंक दूंगा अभी मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन बताया था। कहाँ पे पड़ती है? चलो ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं, कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ये सना बताएगी। शीत ऋतु में सर। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो मैं पहले बता दिया, ठीक है। ये कोई काम का चैप्टर नहीं है, अपन पढ़ लेते हैं बस फटाफट समझने के लिए। ये कोई काम का चैप्टर है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताते जा रहा हूँ पहले, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आगे भी बनेगा, चांसेज है। अरे ये तो ऐसे ही है, मैं पे ये अगर पटवारी बन जाओगे तब ये काम आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर पटवारी बनोगे तब उसमें काम आएगा ये। अरे हाँ सच्ची बता रहा हूँ, इसमें सारा वही चीज़ है। चलो ठीक है, देखो तो ये तो पहले पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल अपन कल ही देख लेते। अब देखो, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जिसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र ये कोई काम का नहीं है, चैप्टर में पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ जो काम का रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो ये है फिजिकल, जो अपन तुम लोग सब यूपीएससी तैयारी करने वाले बहुत लगाते हैं, पर को पढ़ता कोई नहीं है इसको। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, तो ये याद रखना कि ये राजनीतिक वाले में मत ढूंढने चले जाना पर्वत वर्वत। यहाँ क्या क्या दिखाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ये देखो ना, जो ये टीचर का एग्जाम देते हैं उसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होता है, ठीक है। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने को दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया जाता है। ये बचपन में खूब किया होगा आप लोगों ने, जब 10th में ग्राफ वाले आता है क्वेश्चन। ये सब कोई काम का नहीं है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्तर के 5 किलोमीटर को दर्शाए। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है
तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्तर के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, कोई काम का नहीं है। रामायण है फालतू मैं बता रहा था, ये पटवारी काम आएगा। पटवारी के पास है ना इसी टाइप का मैप बना रहता है, ये सब दिशा का ज्ञान ये रीजनिंग के लिए काम आ जाएगा, इतना पता होना चाहिए। ये नॉर्थ ये होता है साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये देखो साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। ये प्रधान दिग्बिंदु है, ये दिशासूचक होता है, ये रहता है नाव वाव जो रहते हैं ना उसमें रहता है। दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा रहता है। ये तीर का निशान उत्तर को दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, छोड़ो दुकानों विद्यालय दिशाएं पूछ रहा है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ये वाला। अब आ जाओ प्रतीक, ये कोई काम के नहीं है। यह किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकारों में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों को एक ही दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते जब इन चिन्हों की सहायता से। देखो ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि बड़ी रेलवे स्टेशन कैसे दर्शाया जाता है, ये सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। पटवारी बनना है तब सीख लेना, अगर किसी को पटवारी बनना है तो आखिर बता रहा हूँ पटवारी का यही काम होता है के द्वारा मानचित्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों उपयोग के संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ है। ये सब पटवारी के काम है, कोई अपने काम का नहीं है। प्रतीक कहा जाता है। कुछ रूढ़ प्रतीक चार्ट में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादृच्छिक और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। खाका एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसका खाका कहा जाता है। अब देखना तुम लोग कैसे इसमें फेल होगे, क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा। आपने पहले ही बोल दिया था, हाँ, ध्यान दिया। अब देख मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं बताओ सना। सर मानचित्र के सर पहले तो उन्होंने हो गया ना, यही देखो ये होता फर्क। किसी चीज़ को आप इंटेंशनली अगर भाई ध्यानपूर्वक सुनोगे तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर जिस चीज़ को इग्नोर करोगे, ये वाले भौतिक और राजनीतिक वाले मतलब नगीना बताओ कौन कौन से हैं? नगीना 3 घटक कौन कौन से हैं? सर मीटर को सेंटीमीटर और क्या क्या है? दूरी, दिशा, प्रतीक। हाँ, प्रधान दिग्बिंदु कौन से है? चलो सना बताएगी। अरे ये मैंने अभी बताया भी था आखिरी में। 1 नंबर का सर हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? 3 घटक या फिर 3 प्रकार पूछ रहे हैं सर। मैंने यहाँ लिखा हुआ राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक मानचित्र। ये 3 प्रकार के मानचित्र होंगे। अरे दूरी, दिशा, प्रतीक है। तुम अमित वो फैक्टर पूछ रहा है। अरे तुम लोग ना, चलो इधर छोड़ो। चलो बताओ प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से है? सुनो,
चल बताओ सना, कौन कौन से प्रधान दिग्बंधु? हाँ, पता नहीं, क्या सुना पता ही है? नहीं मैंने। तो बस ये क्या है, बैठे हो फिर क्लास में सर ना आपने कि पढ़ बोला तो नहीं पढ़ना, पटवारी नहीं बनना सर मुझे। नगीना नगीना बताओ, प्रधान दिग्बंधु कौन से, फटाफट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। अरे वो प्रधान दिग्बंधु वही है, 4 ही है। नॉर्थ साउथ उसमें सारे वाला। अरे प्रधान 8 तो आ जाएंगे। अरे नहीं, प्रधान दिग्बंधु नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ही होते हैं। कहाँ पढ़ो जाके, तुम लोग क्या कर रहे हो? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, बताओ? सर बड़े आकार को छोटा हाँ चलो ठीक है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब के पे ग्लोब की जो ग्लोब है वो काल्पनिक रेखाओं से बनता है, नहीं पैमाने से बनता है। गलत। ग्लोब के द्वारा वैश्विक अध्ययन किया जाता है और इसके द्वारा एक स्थानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें पहाड़ों, पठारों, सड़कों, नदियों, सबका एक स्थानिक शहरों, अध्ययन किया जाता है। मानचित्र और खाका के बीच अंतर। चलो अमित समझाया अमित जाता है। अमित मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताओ। मानचित्र पैमाने के साथ बनाया जाता है, किसी बड़े क्षेत्र का छोटा रूप में बनाया जाना, और जबकि खाका किसी छोटे क्षेत्र का बड़े रूप में दिखाया जाना। ठीक है, कौन सा मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करता है? ये तो हो गया खाका, जो बड़ा पैमाने पे बड़े लेवल का दिखाता है वो खाका दिखाता है। अरे मानचित्र की बात हो रही है, कौन सा मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करता है? सर भौतिक वाला। भौतिकी। क्यों? सर सर थीमेटिक वाला, हाँ, आई थिंक थीमेटिक वाला वृक्षों के बारे में बताता है, वृक्षों के। अरे ये नहीं वृक्षों आएगा, के वितरण। तुमको उठा के थीमेटिक आएगा। ये जो सब इसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है। सड़क को या उसमें कह रखा है ना, कुछ और विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्र अध्ययन में सहायक होते हैं? भौतिक। चलो ठीक है, वर्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है, बताओ? थीमेटिक थीमेटिक भौतिक भी है, सर भौतिक। भौतिक आएगा, वर्षों का। थीमेटिक आएगा, उसमें थीमेटिक लगता है। वृक्ष इसमें आएंगे, रुको। भौतिक में भी आएगा, थीमेटिक में थीमेटिक में आएगा। थीमेटिक में भी आ सकता है, भौतिक में भी आ सकता है, लेकिन पर्वत, पठार। अपन जो यूज करते हैं उसमें पेड़ थोड़ा ना दिखाते हैं, वो भी तो देखो। थीमेटिक आ गया इसमें। अपन जो मैप यूज करते हैं उसमें पेड़ नहीं दिखाते। भौतिक में ओनली पर्वत पठार, दिखाते। ठीक है, आगे बढ़ो। नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में? सना बताएगी। सर जलाशय, जल। दिक्सूचक का उपयोग किस में किया जाता है, अब ये बताओ तुम। दिक्सूचक का प्रयोग सर उसमें जो मैग्नेटिक दिशा पर, उसमें मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए उसमें नॉर्थ साउथ ही होता मुझे है। दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन। पैमाना आवश्यक होता है किस चीज के लिए? मापन के लिए। अरे मानचित्रों के लिए। सर ये सॉरी मैंने देखा नहीं था। चलो आ जाओ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर और इसका अगला चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपकी बारी में आया, मैं बताऊंगा अभी, देखना ध्यान से। चलो, जैसा कि आप पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, याद रखना, भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, याद रखना, बायोस्फीयर, स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसको जीवमंडल कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, होडुर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। छोड़ो, अब इधर आ जाओ। अब मैं पहले बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, ये जो एनसीईआरटी है यहाँ से तो कोई डिवीजन नहीं होगा, पर ये जो चैप्टर है आगे जाके फिजिकल ज्योग्राफी और ओशन ज्योग्राफी, इनमें सब में डिवाइड हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है।
ठीक है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस विषय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ पे जीवों के औषध वो पाए जाते हैं पोषक तत्व। पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन भी बनाया ना सर मेंस में, हाँ सेल्यूलोज वाला जो पूछा है कि मेंस में क्वेश्चन बनाया ना, सेल्यूलोज सबसे ज्यादा जो सेल्यूलोज का अपघटन की प्रोसेस क्या होती है पूछा है ना पीवाईक्यू में। हाँ वो पूछा है। यही तो है वो क्वेश्चन, यही है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा भी था। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए कि आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए देखना जब भी आप वो देखोगे ना स्टेशन पे जाओगे तो समुद्र तल से उतनी ऊंचाई, ये सब आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप में मैं बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें काम की, जब की बार क्वेश्चन आया था और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पहली बात पता होना चाहिए रॉकी पर्वत कहाँ पे है, ठीक। एल्पेशियन पर्वत कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे ये चीज़। अमेजन नदी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ है। एंडीज पर्वत, ठीक है। आगे देखो एटलस, सारा मरुस्थल, नील नदी, ये देखो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है। इधर आ जाओ अल्पस, ठीक है। यूराल पर्वत, ठीक है। तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, ठीक है। ये देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, ये यूराल उधर का आ गया ना ये। ठीक है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप का अलग करता है, ठीक है, पहली बात। अब देखो दूसरा, सबसे पहले इक्वेटर जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो यहाँ पे एशिया महाद्वीप से गुजर रहा है, पहली बात। अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरता है, ठीक है। तीसरी चीज़ दक्षिण अमेरिका से गुजरता है और अमेजन नदी के वहाँ से गुजरता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आ जाओ मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उससे भी गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद में ये अफ्रीका से भी गुजरती है और नॉर्थ अमेरिका से भी गुजरती है, ठीक है। महासागर प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर हो गया, ठीक है। दक्षिण महासागर हो गया, ठीक है। आर्कटिक महासागर हो गया। तो ये चीज़ और एक हिंद महासागर, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें सीखने की थी, याद रखना। ये चीज़ क्वेश्चन बनता है पीसीएस विशेष में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में भी आजकल लोग पूछने लगे फैक्चुअल चीज़। अब आ जाओ इधर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बच्चों ने आपसे पूछा ही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848, अभी बढ़ गई इसकी ऊंचाई, मीटर ऊंचा है, तो ये चीज़ भी याद रखना। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, ये चीज़ याद रखना, जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर, ठीक है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अभी छोड़ो, यहाँ पे आओ। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। जापान की जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर काम किया। तो ये थोड़ा ऐसे पता रखो बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे नगर पैसिफिक सी में, पैसिफिक ओशन। ओशन पूछना, महाद्वीप में कहाँ पे है? महाद्वीप और क्या? पैसिफिक ओशन में, महाद्वीप में से लिए वो। जब महाद्वीप और जो महासागर होते हैं जब आपस में होते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं, तभी तो गर्त बनता है। तो ये अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका उधर होगा, उधर है गर्त। कहाँ है बताओ रे, मेरे यहाँ गर्त कहाँ पे है, किसको पता है? प्रशांत महासागर में तो है ही, पर किधर के एरिया में है? देखिए इधर वाले एरिया में है ये, यहाँ पे इस वाले एरिया में है। सर टेक्टोनिक सिंक कर रही है ना वहाँ पे। तो वही तो टेक्टोनिक मूवमेंट में तो होता है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे। चलो ठीक है, आओ इधर। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है,
ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। याद रखना चीज़। कल अमित ने ये क्वेश्चन गलत बता दिया था। ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। विश्व के मानचित्र को देखें तो ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बृहत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो ज़्यादा जो है लैंड एरिया इधर है, इक्वेटर से अगर अपन देखें तो ज़्यादा इधर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है लाइन टू लाइन। अब आगे देखो। 2011 वाले में पूछा है। हाँ, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यहाँ महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात ये चीज़ याद रखना। क्यों, कैसे? अब देखो, ये तो हो गया इक्वेटर, और ये वाला याद करो कल प्राइम मेडिटेरियन लाइन। तो इधर वाला एरिया देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो समझ में है, तो इसलिए इसे बता रहा है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई दी थी। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। याद रखना, ये चीज़ मैंने बताया था। यूरोप में एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना। IR में ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। IR जब पढ़ोगे, करंट अफेयर सुनोगे, वहाँ होता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वर्त मतलब 60 डिग्री ऑफ। ठीक है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ये चीज़ याद रखना। विश्व मानचित्र देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाए। तो यूरोप वाला ये रहा। ठीक है। ये तीनों तरफ जो है जल से घिरा हुआ, इसलिए भूमध्य सागर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इसलिए पूछता है। अब आ जाओ इधर। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्रकोण 5.1 देखिए। आप पाएंगे कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटे मोटे एग्जामों के लिए। ये देखो ना, मैंने बताया था ना, ये देखो तीनों रेखा यहाँ से गुजर रही है। विषुवत रेखा, नहीं सॉरी, अफ्रीका ये रहा देखो, तीनों गुजर रही है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इसलिए क्वेश्चन पूछता भी रहता है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की मंजिल देखिए। ठीक है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना, नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका मानचित्र देखते बताइए। कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब देखो, इस टाइप की जो चीज़ें छोड़ देता है ना एनसीईआरटी, यूपीएससी डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो ये काम कर लेना। ठीक है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ जिसे पनामा स्थल संधि, याद रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है, पनामा वाला। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? देखो, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया, और ये वाला आर्कटिक वाला हो गया। आर्कटिक से चलो इधर आओ। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, स्थल संधि पनामा है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो, ये इनको जोड़ रहा है। अब जल संधि क्या होती है? ये तो स्थल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम है पाक जल संधि। याद रखना ये चीज़, यहाँ वाला। ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस टाइप का ज्योग्राफी हिस्ट्री में इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता है, वो जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट। मेंस में पूछा है सर ये क्या? मेंस में पूछा है स्थल संधि का। हाँ, वो मतलब डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसके बारे में पूछा था। ठीक है। अब आगे देखो, दक्षिण अमेरिका का, अब कौन जाग रहा है भैया? ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। ये तो अपने पता ही है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है? तो पूर्व में अंटार्कटिक है, इधर पैसिफिक सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण। याद रखना, विश्व की सबसे लंबी है ये एंडीज, ये वाली। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सोचो, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे देखो, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। याद रखना, वो सबसे लंबी है नील नदी, और सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं अभी पूछूंगा।
पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 से लेके 2024 तक 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये रिपीट हुआ था, एक बार आया 2015, 16, 17 समथिंग आया हुआ, 15, 16 समथिंग। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2021 वाले पेपर में डिक्टो, 21 या 22 वाले पेपर में। तो ये सोचो 6ठी क्लास का एनसीईआरटी है, इसमें इतना वो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट क्वेश्चन पूछा था उसने। आ जाओ, देखो महासागरों में इतना परसेंटेज है। जो अलवण जल है इसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, जाके देख लेना। 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। सोचो 6ठी क्लास के एनसीईआरटी, इसका ये कमाल है। जलमंडल, पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर भी है, नदियाँ है, झीलें है, हिम नदी है, भूमिगत जल है, वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि ठीक है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग, ये वाला, ये लाइन यूपीएससी ने पूछा है 2 बार और आगे पूछ सकता है। कौन सा वाला है? शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट लाइनें पूछी गई है यूपीएससी में। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। महाद्वीप तुलनात्मक आकार दिया गया है यहाँ पे। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। कौन बड़ा है? यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में कौन बड़ा है? यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो ये भी आइडिया लगा सकते हो। अब आ जाओ महासागर। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 2 बार मिलेगा पेपर जब करोगे तब, ये वाला। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं इधर उधर। वो ये थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा, जैसे मैं क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन पर काम कर लो। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये पीटी वाला क्वेश्चन, ज्वार बाटे वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तरंगे, ज्वार बाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां है। याद रखना ये चीज़। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, याद रखना। फिर अंटार्कटिक, ठीक है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। याद रखना सीक्वेंस ऑर्डर। जैसे आपकी बार गंगा नदी के क्वेश्चन पूछ लिया था, कभी सोचे नहीं थे इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछ लिया। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, कल ये क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी में जो भी दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, तथा प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति पता लगाइए, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, छोड़ो। अब दंतुरित तटरेखा, मतलब जो इस टाइप की तटरेखा होता है जहाँ देखो ये पानी आ जाता है, दांत जैसे दिख रहे हैं ना ये, इसलिए। चलो ठीक है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का, ये देख लेना जब दृष्टि वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें दिया होगा, ये याद रख लेना कि इसको एस अक्षर के आकार का बोला जाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर में दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप में अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक धंतुरित है। ये चीज़ याद रखना कौन से महासागर की है। ठीक है, यह अनियमित है दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्चर्यों में पतनों के लिए आदर्श स्थिति, इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। कौन से जो ये ज़्यादा वो फायदेमंद है जो अपन पॉट वॉट बनाते हैं उनके लिए। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये चीज़ भी याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो आप क्वेश्चन करोगे उसमें है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर। ये डायरेक्ट आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। IR में तो खास तौर से इसका यूज़ करना चाहिए, इंटरव्यू में साफ सीधा बोलो। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ये भी पता होना चाहिए। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर
अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि, वो बेरिंग जल संधि मैं बताता हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। अरे वो तुम बड़ा मैप देखोगे तब पता लगेगा। गलत है वो, बेरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन उधर पैसिफिक ओशन को जोड़ता है बेरिंग। अरे वो तो अलास्का और उसका बीच का एरिया। सर तो हाँ तो ये होगा ना, यहाँ पे अलास्का हो गया। कहाँ पे बता रहा है? यहाँ पे यहाँ इसमें बता। हाँ तो यहाँ पे अलास्का हो गया ना। बेरिंग जल संधि देख लेना एक यार बार, ना यहाँ ठीक पे है। ये बेरिंग स्ट्रेट है ये। हाँ ये वाली। ठीक है, अलास्का और उसके यूएसए के जो सर मेन ये पार्ट है, अलास्का के अंदर आएगा ना? ठीक है। तो ये बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पीटी में भी पूछा, मेंस में भी पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले सौरमंडल, और याद रखना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, फिर आता है मध्य मंडल। ठीक है, ये होता है आयन मंडल, जहाँ पे जितने ग्रह सब भेजे जाते हैं आयन मंडल में भेजे जाते हैं, याद रखना चाहिए। फिर बरी मंडल जो सबसे बाहर वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 14-15 क्वेश्चन मिलेगा। तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब देखो वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बस यहाँ पे ये नहीं दिया, अब ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों के पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा भरी मंडल में। फिर बताना, यूपीएससी ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, पीटीए 2011 से कि मैं बता रहा हूँ, जाकर देखना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है यूपीएससी ने। ये देखो कार्बन, ये सब सारी चीज़ें। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। याद रखना चाहिए, यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यही इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था इस पर डायरेक्ट। अगर मैं कराऊँ, देखना जाके, मैंने बताया भी है। अब आगे देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं फालतू में। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ये चीज़ याद रखना। अब की बार जो क्वेश्चन बना था, और 2023 में भी बना है, 2023 में भी आया था और अब की बार भी आया क्वेश्चन। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, याद रखना ये चीज़। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये तेज़ी के साथ घटा जाता है, तो डेंसिटी घटती जाती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों के हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है। याद रखना ये चीज़, तापमान भी घटता है और डेंसिटी भी घटती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, ये चीज़ याद रखना। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है वायु, याद रखना ये चीज़। आगे कॉन्सेप्ट बनेंगे इसी पे। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब एक बार यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में दिखा दिया, देखो ये है वायुमंडल, ठीक है, ये स्थल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, और जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं उसको जीवमंडल कहते हैं। वही पढ़ेंगे अपन, जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल जहाँ स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखना।
पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेसिक्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अब आ जाओ सबसे पहले सना, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से, बताओ फटाफट। सर ये ना वायुमंडल, जल, हवा। दूंगा लपड़, क्या पूछ लूं? सर पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? जलमंडल, वायुमंडल, यही वाले ना सर? हाँ बताओ। जलमंडल, वायुमंडल और कौन कौन बचा है यहाँ पे? स्थल मंडल, इनको मिला के जैवमंडल बन जाता है। हाँ तो 4 हो गए ना। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। अमित। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। मेरे से कोई ऐसे अटेंडम कोई रैंडमली कुछ पूछ देता है ना सर, तो मैं छोटी चीजें भी गलत कर देता हूँ। तो ये तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए। चलो ठीक है। नगीना, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नगीना ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हाँ ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये बताएगी शिवानी। Yes, sir. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है सना? पानी की उपस्थिति से सर, 71% है ना उसमें, इसलिए। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है सना? उत्तरी गोलार्ध को क्योंकि वहाँ पे स्थल ज्यादा होता है उसकी तुलना में, जो महासागर साउथ है, दप्पर पड़ेगी। साउथ गोलार्ध की तुलना में स्थलीय गोलार्ध, क्योंकि सारे महाद्वीप लगभग इधर ही है। चलो वैशाली, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बोलो बोलो। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ ठीक है सर। इसलिए महत्वपूर्ण है सर क्योंकि जीव मंडल में मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पर्यावरण से मिलकर बने होते हैं। और नगीना तुम बताओ इसका आंसर। जैवमंडल की उपस्थिति के कारण जल, स्तन जल, हवा का एक मिश्रण है। इस प्रकार के जीवन के लिए सुलभ क्या दशाएं हैं। युवराज, उसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रहने के लिए स्थल होगा और पीने इनके लिए जल होगा और वायु उपस्थित होगा। और क्या चाहिए जीने के लिए? चलो श्वेता है यहाँ पे? कौन कौन है? यस सर। हाँ तो तुम तैयार हो जाओ, तुम ही दोगी अब सारे क्वेश्चनों का आंसर। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये बताओ। कौन सी पर्वत? हाँ कौन बोल दिया? हाँ सही है। चलो अगला श्वेता बताएगी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में किससे जुड़ा हुआ है? सर स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज है? 78। ऑक्सीजन कितना है? वो तो देखना पड़ेगा। लपा देखना क्यों पड़ेगा? 21% है। ठीक है चलो। अब बताएगी वैशाली, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों को बना है? वैशाली। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, थलमंडल। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
हम बताएंगे सर। हाँ तुम ही बताओगे। अफ्रीका। उठा के फेंक दूंगा। एशिया। एशिया है सर, लेकिन अफ्रीका, अच्छा अफ्रीका में देश ज्यादा है एशिया से, 52 देश है सर वहाँ पर अफ्रीका में। मैंने जो क्वेश्चन पूछा और उसका एशिया जवाब में दीजिए आप। ठीक है चलो अगला। वैशाली बताइए पृथ्वी सॉरी सर, अफ्रीका को। ठीक है वैशाली बताइए पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सबसे सा है? गहरा भाग हाँ बताइए कौन सा है? गर्त है सर। हाँ तो बताओ ना, तो क्या है, क्या नाम है उसका? गर्त कौन सा उसका याद नहीं आ रहा सर, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव टाइम मिल जाएगा? जब अभी इतना कितनी बार आ चुका है वो? श्वेता बेरियर। श्वेता श्वेता ठीक है श्वेता अगले का जवाब देगी। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा है, कौन से महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? हाँ हिंद महासागर। चलो ठीक है नगीना, स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है, सहायक है, कौन सा है? जैवमंडल। ठीक है नगीना बताएगी यूरोप में एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया। पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट। चलो ठीक है। अब कितने कितने चैप्टर बचे एक बार मुझे बताओ। 2 चैप्टर बचे हैं या एक बचा है? शायद 2 बचा होगा मेरा। 2 चैप्टर है सर, हो जाएंगे वैसे सर, अभी 9-15 ही हुई है। 2 चैप्टर बचे हैं ना? 2 चैप्टर बचे हैं। 3 है? चलिए कौन सा हुआ? 3 है अभी। 3 है। चलो ठीक कल करेंगे फिर। कल। चलो ठीक है कोई नहीं, कल कर लेंगे कंप्लीट इसको। और कल सुनो पहले मैं बता रहा हूँ, फिर तुम लोग एक दो सब चुपचाप जाके और दृष्टि वेबसाइट पे जाके टेस्ट दोगे, और जो गलत हो रहे सही हो रहे उसके क्वेश्चन कोई मुझे भेजेगा नहीं, और उसको जाके सॉल्यूशन भी पढ़ना है ठीक है। और कल जब चुपचाप 7 क्लास की NCERT पढ़ लेना, और उधर 3rd क्लास मैथ वाले NCERT। श्वेता तुम तो खास तौर से बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम लापरवाही करोगे उतना ही नुकसान करोगे अपने आप को। चलो ठीक है बाय बाय, गुड नाइट।